सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस में। आज के एडिटोरियल पेज पे 4 आर्टिकल्स आए हैं, चारों ही अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करके रखा है फॉर दी वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है जो है वो है एन अनअवॉइडेबल ट्रेजेडी के ऊपर, और ये आर्टिकल बात कर रहा है स्टैम्पीड की। स्टैम्पीड जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है इंडिया में काफ़ी कॉमन है। इंडिया एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ स्टैम्पीड बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। कहीं भी कोई भी रिलीजियस गैदरिंग हो सकती है या कोई भी इवेंट चल रहा हो, ठीक है, कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, वहाँ काफ़ी सारे लोग हों और एकदम से कोई इंसिडेंट की वजह से भगदड़ जो मच जाती है उसको हम लोग स्टैम्पीड कहते हैं। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर है। ये आर्टिकल बात करता है 1996 से लेकर के 2022 तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक इतनी स्टैम्पीड्स हुई, कितनी, 3,935, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा और कहीं भी नहीं हुई, ठीक है। और काफ़ी लोगों की इसमें जाने जा चुकी हैं, जिसमें लगभग 3,000 तक की डेथ्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये बताना चाहता है कि स्टैम्पीड्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है रिलीजियस फेस्टिवल्स में, पॉलिटिकल रैलीज़ में और सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस में। बट इसका कारण जो इन्होंने बताया है वो कारण ये है कि इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मैनेजमेंट में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। एज़ यू ऑलरेडी नो, अभी जनवरी आने वाला है, जनवरी से कुंभ मेला स्टार्ट होगा प्रयागराज में, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है स्टैम्पीड को लेकर के। अभी 2013 के कुंभ मेले में 36 लोग मारे गए थे रेलवे स्टेशन पे, क्यों? ओवर क्राउडिंग की वजह से, ठीक है। सिमिलरली अभी नेक्स्ट अपकमिंग जितनी भी बड़ी गैदरिंग्स है, जिसमें तो सबसे बड़ी अभी कुंभ मेला ही है, महाकुंभ। अभी प्राइम मिनिस्टर कुवैत गए थे, वहाँ पे भी लोग को इनवाइट करके आ गए हैं कुंभ मेले के लिए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि स्टैम्पीड ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर स्पेसिफिकली, जो वहाँ पे सब मैनेज कर रही चीज़ें, ठीक है। फिर रिसेंटली अभी पुष्पा 2 मूवी के प्रमोशनल इवेंट में आप बहुत ही फेमस एक्टर हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, आपको पता है, अल्लू अर्जुन, जो इनके ऊपर अभी हल्का सा प्रोसिक्यूशन भी हुआ था, उनको उठा के ले गई थी पुलिस वाले, वो इसी केस में लेके गए थे। वहाँ भी अभी स्टैम्पीड हो गया था। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अनप्लान्ड मैनर में अपना अपीयरेंस दे दिया और एकदम से भीड़ वहाँ चलती आ गई और एक 35 साल की वुमेन बेचारी अपनी जान गंवा बैठी, जिसका 8 साल का बच्चा था, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें तो यही कहा जाएगा कि जो भी वहाँ ऑर्गेनाइजिंग और कमेटी है और ये सारी चीज़ें हैं, वो अच्छे से अपना मैनेजमेंट नहीं देख पा रहे हैं। अब इस सिलसिले में उनको क्या करना पड़ा, 2 करोड़ रुपए डोनेट करने पड़ गए जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार वालों को, ठीक है। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की कमी की वजह से और अरेंजमेंट्स में जो कमियाँ हैं, क्राउड कंट्रोल बहुत बेकार है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, है ना, वो सब चीज़ों के बारे में पॉइंट आउट हुआ है। फिर लिखा है कि जो जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम था रेवती। इनकी डेथ में क्या मेन कारण थे, तो पहला कारण था नेग्लिजेंस। ऑब्वियसली नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि अरे छोड़ना क्या ही होगा, इस तरीके की सोच, मतलब टाल मटोल कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो उस वक्त कभी किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, तो दैट वाज द बिगर पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस। फिर दूसरा मिसमैनेजमेंट, ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट तो है ही। मिसमैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट सही होता तो कभी भगदड़ होती ही नहीं, क्राउड कंट्रोल बहुत अच्छा होता, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट प्लानिंग, ऑब्वियसली इनएडिक्वेट प्लानिंग में कमी होना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले से ही अगर प्लान हो कि भाई इतनी भीड़ आ सकती है, ऐसा ऐसा होगा, तो चांसेस बहुत मिनिमाइज़ हो जाते हैं भगदड़ के, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे कंसिडर करने वाला है वो है स्पेशियल। स्पेशियल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। स्पेशियल का मतलब होता है स्पेस, स्पेस से निकला है वर्ड, ठीक है, जगह। और फिर दूसरा वर्ड थर्मल, थर्मल आपको भी पता है, ये तो टेम्परेचर से रिलेटेड वर्ड लग रहा है, ठीक है। थर्मल इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर। ताकि लोगों को सफोकेशन ना हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कंसिडर करनी है कभी भी कोई भी इवेंट में जहाँ बड़ी गैदरिंग्स में, वो है स्पेशियल और थर्मल कंफर्ट।
लोगों की स्पेशल और थर्मल कंफर्ट का ध्यान रखते हुए कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराना चाहिए और उसके हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए, जहाँ पे हाइड्रेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों। ऑब्वियसली यार, जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ गर्मी कितनी लगती है, गला सूखने लगता है, प्यास लगती है, और फिर लोग बाग एकदम से ना एग्जॉस्टेड होने लगते हैं, एग्जॉशन होने लगता है। तो उस चीज़ से और भी ज़्यादा प्रमोट होती है भगदड़ आपकी। फिर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि एकदम से अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो उस स्थिति में किस तरीके से हम लोग क्राउड को कंट्रोल करेंगे, कहाँ किस तरफ क्राउड को चैनलाइज किया जाएगा। फिर मेडिकल एड होनी चाहिए, ट्रेंड पर्सनल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव कियोस मैनेजमेंट होना चाहिए। कियोस का मतलब होता है कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन का ना हो। जब एकदम से भगदड़ मचती है तो ध्यान तो रहता नहीं, सब एक तरफ को भागते हैं जहाँ भीड़ जा रही होती है, तो ऐसा कियोस ही ना हो। एकदम से कोई भी सब साफ साफ हो कि भाई अगर कभी कुछ होता है, कभी आग लगी है, कहीं कुछ हुआ, तो सारे डायरेक्शंस पहले से ही डिसाइड करके रखी। फायर एग्जिट जैसे होता है ना मॉल्स में, आपने देखा है बड़े बड़े, उस तरीके से। दैट्स द पार्ट ऑफ कियोस मैनेजमेंट। ठीक है। फिर नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इन पे कभी भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ तो ये चीज़ ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, स्टैम्पीड्स इंडिया में होती ही रहेंगी। फिर चाहे वो धर्म यानी कि विश्वास के नाम पे हो, फिर फैंडम के नाम पे हो, या फिर पॉलिटिक्स के नाम पे हो। यही तीन जगह सबसे बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, या तो किसी पॉलिटिकल रैली में, या फिर किसी गेस्ट सेलिब्रिटी के आई एम सॉरी अपीयरेंस में, या फिर कोई रिलीजियस गैदरिंग में। ठीक है। तो ये पहला आर्टिकल था। सेकेंड आर्टिकल जो हमारा है, दैट्स हाउ डिड राइट ओवरटुक द लेफ्ट इन इंडिया। अब एज यू ऑलरेडी नो, 100 ईयर्स हो गए हैं किसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। कल आई गेस कल और आज 100th एनिवर्सरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। एग्जैक्टली 100 साल पहले यानी कि 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्टार्ट हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज ओरिजिनेटेड इन 1924। ठीक है। तो उनकी 100 एनिवर्सरी पे ये वाला आर्टिकल लिखा गया है। जो अभी सीताराम येचुरी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर, जिनके अभी रिसेंटली डेथ हुई थी, उनके ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं, टिकेंद्र सिंह पनवार। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अब इस पूरे आर्टिकल में लेफ़्ट विंग और राइट विंग, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। ये बताया गया है कि लेफ़्ट विंग की क्या विचारधारा रही है और राइट विंग की क्या विचारधारा रही है, और क्यों, किस वजह से राइट विंग जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई है आजकल लेफ़्ट विंग के मुकाबले। तो इस बारे में डिस्कस किया गया है। ये बताया गया है शुरुआत में कि जो आरएसएस है उसको भी 100 साल होने वाले हैं। आरएसएस 1 साल बाद ही आई है, एग्जैक्टली 100 ईयर्स होने वाले हैं आरएसएस को 2025 में। ठीक है। और 1924 में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। तो लेफ़्ट का ये कहना है कि मतलब इनका ये कहना है कि जो लेफ़्ट साइड है, स्पेसिफिकली जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई और ये सारी जो पूरा उनका अलायंस है, वो ज़्यादा वेलिएंट है। दे आर मोस्ट वेलिएंट फाइटर्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ठीक है। वेलिएंट का मतलब होता है बहादुरी। इवन एज राइट, क्योंकि उनका ये कहना है कि राइट जो है वो कोजिंग ऑफ द ब्रिटिश, देवर कोजिंग ऑफ द ब्रिटिश। कोजिंग का मतलब होता है, कोजी सुना ना, टू फील कोजी एंड कंफर्टेबल। कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल। ठीक है। कोजी का मतलब होता है कंफर्ट देना। तो इनका ये कहना है कि जो राइट विंग थी उन्होंने हमेशा ब्रिटिशर्स को कंफर्ट दिया है, कोजिंग किया है। ठीक है। उनको एकदम ज़्यादा परेशान नहीं किया है। और जितने भी कम्युनिस्ट थे उनको अक्सर जेल हुई है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा है कि इंडियन लेफ़्ट इज़ नाउ अ लेबरिंथ। लेबरिंथ का मतलब होता है दुविधा में रहना, दुविधा, इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। प्रॉब्लम में रहना। मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। प्रॉब्लम में रहना। ठीक है। टुडे द राइट क्लियरली डोमिनेट्स द पार्लियामेंट
BJP alone occupies 240 Lok Sabha seats. The left party combines occupy just 8 seats compared to this, the first election in independent India in 1951-1952. When the Congress was in power, the Communist Party of India was the principal opposition party. ये कह रहे हैं कि जब 1951 से 1952 में कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी तो CPI उनकी प्रिंसिपल ओपोजिशन थी. एट प्रेजेंट द राइट इज सो फार अहेड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें द ट्रैजेक्ट्री आई एम सॉरी ध्यान दीजिए, द ट्रैजेक्ट्री ऑफ लेफ्ट एंड राइट. तो क्या एक ऐसा मेन पॉइंट है, ट्रैजेक्ट्री का मतलब होता है स्पार्किंग पॉइंट, तकरार. क्या ऐसी तकरार है दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में, दैट्स द मीनिंग ऑफ ट्रैजेक्ट्री. The rise and fall of political entities depends on various historical episodes, foremost being changes in the social production system. Initial years of development after 1950 saw establishment of industrial towns and in essence of the left leading working class. फिर इन्होंने बताया कि शुरुआत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो जो वर्किंग क्लास थी उनका स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड था. ठीक है. फिर 1980 के बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होने लगी और जो इंटरेस्ट था वो डिमिनिश होने लगा. डिमिनिशिंग का मतलब होता है घट जाना, कम हो जाना. मीनवाइल द राइट मेंटेन इट्स प्रेजेंट थ्रू द कल्चरल इंटरवेंशंस. जो लेफ़्ट साइड की कमियां थी उनको पूरा कर देती थी राइट विंग. जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर्स के जो वर्कर्स थे वो लोग ज़्यादा राइट विंग की तरफ बड़ा प्रेरित रहते थे. उन्होंने हमेशा राइट साइड को सपोर्ट किया. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्रूशल फैक्टर था वो ये था कि लेफ़्ट साइड का हमेशा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा रूरल इंडिया में. गांव देहाती इलाकों में लेफ़्ट साइड ने हमेशा अपना दबदबा बना के रखा. स्पेसिफिकली व्हेन इट केम टू लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जब भी बातें होती थी लेफ़्ट साइड का सपोर्ट किया जाता था. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दशक बढ़ते गए तो एक नई क्लास इमर्ज होके आई. हैव द इमर्जेंस न्यूअर पीजेंट्री इमर्जेंस. जैसे ही नई क्लास एक निकल कर के आई वो राइट की तरफ ज़्यादा प्रेरित होने लगी. बियॉन्ड लैंड रिफॉर्म्स में हमेशा लेफ़्ट साइड ने सारी स्ट्रगल्स विन करी हैं अपार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड केरला. ठीक है. फिर एक्सक्यूज़ मी. हाँ देखिए, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, फॉर द लेफ्ट इट इन्वॉल्व यूनाइटिंग ऑल डेमोक्रेटिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमीज, पर्टिकुलरली इम्पीरियलिज्म. लेफ्ट साइड जो थी वो हमेशा से इम्पीरियलिज्म के खिलाफ थी. इम्पीरियलिज्म बोले तो एक तरह का तानाशाही कह सकते हो आप, जहाँ पे सिर्फ रिच सोसाइटी रूल करती है. रिच पीपल रूल्स द कंट्री. रिच पीपल रूल द कंट्री. तो जहाँ पे रिच पीपल रूल करते हैं वो वाली सिस्टम को कहा जाता है इम्पीरियलिज्म. तो उसके खिलाफ थी लेफ्ट साइड, जो कि आज भी है ही ऑब्वियसली. हाउएवर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया द नैरेटिव ऑफ द फॉरेन एनिमी कुड नॉट बी सस्टेन्ड एज स्ट्रांगली ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न. तो इंडिपेंडेंट इंडिया में ये नैरेटिव सस्टेन नहीं कर पाया और चेंज होने लगा क्योंकि ऑब्वियस रीजंस थे इनके मुताबिक. इन कॉन्ट्रास्ट इनके हिसाब से जो राइट विंग है वो प्रमोट करती है नैरेटिव ऑफ हिंदू नेशनलिज्म अगेंस्ट द परसीव्ड अदर्स. तो इनका ये कहना है कि जो राइट विंग है वो हमेशा से हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करते आई है और इस वजह से उनका अदर्स की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं रहा है. फिर अनदर मेजर एलिमेंट्स दैट relates to the idea of modernism and the role of constitution undoubtedly is rooted in the finest modernist value of equity and secularism. इक्विटी और सेकुलरिज्म की बात हो रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो मॉडर्निज्म की तरफ हो रहा है, इक्विटी और सेकुलरिज्म. हाउएवर द नेशन स्टेट रिमेन्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यूडल, दिस इज इम्पॉर्टेंट वर्ड, फ्यूडल एंड सेमी फ्यूडल वैल्यूज़ which continue to shape its character. फ्यूडल का मतलब होता है फ्यूडलिज्म वॉज अ सिस्टम, स्पेसिफिकली यूरोप का सिस्टम है जहाँ पर जो वर्किंग क्लास होती है
दैट ऑलवेज यूज टू फाइट फॉर द रूलिंग क्लास, जो रिच बिजनेस क्लास हो गई, या स्पेसिफिकली जो कह सकते हैं जो रिलीजियस लीडर्स हो गए, उनके लिए हमेशा वर्किंग क्लास जब लड़ती है, दे फाइट फॉर द लैंड, इनको लैंड ला करके देती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके बदले में उनको कुछ प्रॉफिट शेयर मिलता है, जो भी मिलता है। दैट मेंटालिटी इज़ कॉल्ड एज बीइंग फ्यूडल एंड सेमी फ्यूडल। तो इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसको हिंदी में करते हैं सामंतवाद। फ्यूडलिज्म को हिंदी में कहा जाता है सामंतवाद। ठीक है, आगे देखिए। अनलाइक इन द वेस्ट वेयर मॉडर्निज्म इवॉल्व out of the debate of destruction of class feudalism which was preceded by renaissance. This is an again important word. renaissance का मतलब होता है कुछ नया आना। कोई भी एक जब बड़ा सिस्टम बदलता है, कोई भी एक रिफॉर्म आता है, तो वो रेजोनेंस कहा जाता है उसको। स्पेसिफिकली नए तरीके के आर्ट और कल्चर आना, इन सब के केसेस में रेजोनेंस इज़ द वर्ड। ठीक है, समथिंग न्यू। फिर इसके बाद ये कहा गया रिलीजियस रिफॉर्मेशन दैट टुक प्लेस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कुड नॉट डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ना, डिसइंटीग्रेट करने का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन सक्षम नहीं था, वॉज कुड नॉट एबल टू डिसइंटीग्रेट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने में रिलीजियस रिफॉर्मेशन वॉज नॉट सक्सेसफुल। फिर आगे देखिए, फिर इस बारे में फिर आगे यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। ज्योति बसु फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल स्पोक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अ हिस्टोरिक ब्लंडर। किन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी जिनकी मार्क्सिज्म से मिलती जुलती सोच है, वो एक हिस्टोरिक ब्लंडर है। ये कहा था वेस्ट बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने। ठीक है, he was referring to the party's decision to not allow him to be the prime minister after 1996 लोकसभा 1996 के लोकसभा चुनाव में इनको प्राइम मिनिस्टर की उपाधि ना बनाने पर ज्योति बसु ने ये स्टेटमेंट दिया था। His remark warrants deeper reflection. The left is still fixated. This is again an important word. Fixated. Fixate का मतलब होता है किसी चीज़ पे किसी आइडियोलॉजी पे जम जाना। To hold an ideology. होल्डिंग एन आइडिया या फिर आइडियोलॉजी, उसको कहते हैं फिक्सेट, है ना। ठीक है, एंड रिलक्टेंट टू एम्ब्रेस का मतलब आपको पता ही होगा। एम्ब्रेस का मतलब होता है मतलब उस चीज़ को किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना, उस चीज़ को अपने अंदर कमियां ढूंढना, दैट्स कॉल्ड बीइंग एम्ब्रेसिंग समथिंग। ओके, ठीक है, टू एनालाइज our mistakes, the entire event, that's called being embracing something. To embrace the multi-layered demands of the electoral politics, तो लेफ्ट ने कभी भी embrace नहीं किया multi-layered demands of electoral politics के बारे में। ये सब कमियां बताई जा रही हैं लेफ्ट साइड की। ठीक है, लेफ्ट इज़ अनविलिंग टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई शुड द पीपल ट्रस्ट देम विद देयर वोट्स, दिस डिसकनेक्ट द एविडेंट इन केरला। तो अभी केरला में जो एविडेंट डिसकनेक्ट है लेफ़्ट के साइड का, वो यही है कि भाई लेफ़्ट पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है एंटायर पब्लिक की। ठीक है, लेफ़्ट हर बार अपने असेंबली इलेक्शंस में जो भी हिस्से हैं वो छोड़ते जा रही है, एग्जैक्टली अनलाइकली राइट की तरह। राइट हर साल मैक्सिमाइज कर रही है इलेक्टोरल सक्सेस में, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इन एवरी नेशनल एंड असेंबली इलेक्शन ओवर लास्ट 10 years इट हैज़ बीन क्लियर दैट द राइट ट्राइज टू इंश्योर दैट नो अपॉर्चुनिटी इज़ लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। ये कहना चाह रहे हैं कि राइट ने हर संभव प्रयास किया है भाई उनके वोट बैंक को बढ़ाने का पिछले 10 साल में। This divergence also highlights the contrasting leadership styles in the left and right. Generation of the left leaders who built mass movements and endured state repression is nearly gone. Leaders such as HKS Surjit, who spent over a decade in jail, represent the fading legacy. Today's left leadership often emerges from educational institutions and natural progression, but lacks the experience of building movements on the ground. In China, the Communist Party believes in building cultural consciousness. Even Xi Jinping was sent to work in farmland for years away from his university. तो फिर यहाँ पे चाइनीज़ डेमोक्रेसी का थोड़ा सा
कम्युनिज़्म का थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई चाइना में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सबके बराबरी को बिलीव करती है, जैसे कि शी जिनपिंग थे। इवन आफ्टर बीइंग द लीडर ऑफ चाइना ही वॉज बीन सेंट टू फार्मलैंड फॉर डूइंग फार्मिंग। भाई चाइना के लीडर होने के बावजूद उनको फार्मलैंड भेजा गया था भाई खेती बाड़ी करने के लिए। तो इससे ज़्यादा बड़ा और सबूत क्या हो सकता है इक्वालिटी और इक्विटी का, है ना। तो ये उन्होंने वहाँ पे कोट किया एग्जाम्पल। बिफोर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके पहले नरेंद्र मोदी इंचार्ज थे स्टेट्स के, ही वुड कॉन्स्टेंटली स्पेंड टाइम विद दी कार्डर एंड इवन स्टे इन देयर होम्स। इन्होंने ये कहा कि भाई वो कार्डर में रहते थे, घरों में रहते थे, अनलाइक दी शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग के साथ उनका कंपैरिजन किया गया यहाँ पे ये बताने के लिए कि किस तरीके से लेफ़्ट साइड ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा इक्वालिटी और इक्विटी को प्रमोट करती है इन कंपैरिजन टू राइट विंग। द क्वेश्चन इज़ when will it swing back and what will catalyze it shift। कैटेलाइज करने का मतलब आपको पता होगा, कैटेलाइज ये तो खैर केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, कैटेलाइजर्स होते हैं ना। कैटेलाइज करने का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों को बढ़ावा देना। कोई जैसे केमिस्ट्री में तो इसका टेक्निकल मीनिंग होता है भाई दो एलिमेंट्स अलग अलग उनके बीच में रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए एक तीसरे एलिमेंट का यूज़ होता है, तो उसे हम कैटेलाइज़र कहते हैं। यहाँ पे जो कैटेलाइज करने का मीनिंग यूज़ होगा, यहाँ पे जो एसेंस है कैटेलाइज वर्ड का वो ये है कि क्या चीज़ उसको कब बढ़ावा देगा, ठीक है। टू प्रमोट दिस शिफ्ट, कब इसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके दो आर्टिकल हो गए, पहला और दूसरा। तीसरे आर्टिकल पे आते हैं। तीसरा आर्टिकल जो है वो कल की मेन हेडलाइन के ऊपर है। कल नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया है केन बेतवा रिवर को। आप सभी जानते हैं मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मूव रहा है ये इस मंथ में। केन बेतवा प्रोजेक्ट को कल ग्रीन फ्लैग मिला है। ₹44,605 करोड़ का ये बजटेड कॉस्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये पूरे एडिटोरियल में ये वाले में जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो बताया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते हुए, ठीक है। व्हाट आर दी नेगेटिव चैलेंज और व्हाट वी कैन से इज़ व्हाट आर दी चैलेंजेस टू दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या परेशानियाँ आगे चल के आ सकती हैं। लिखा है व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट इन 2021 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज स्टिल deliberating a challenge to its green clearance. This was typical for the state's tendency to pardon the business। कहने का मतलब 2021 में जब कैबिनेट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया था तभी NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्लियरेंस नहीं आया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर। कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का उस पर नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी है जो क्लाइमेट और नेचर के रिलेटेड अपने ऑटोनोमस डिसीजंस लेता है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कैबिनेट इंटरवेंशन, इवन गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, ठीक है। तो तब तक आया नहीं था, फिर भी जो स्टेट की टेंडेंसी थी, पार्डन करने का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। तो दिस वाज टिपिकल ऑफ द स्टेट्स टेंडेंसी टू पार्डन द बिजनेसेस फाउंड इन वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आफ्टर दे हैड मेड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट्स। ये कहना चाह रही है ये लाइन कि भाई स्टेट की ये टेंडेंसी हो चुकी है कि वो वायलेट करे इन्वायरमेंटल लॉज को, कब, जब वो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं कोई भी एक प्रोजेक्ट में। तो एक बार जब भी कोई स्टेट कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट कर देता है, कोई स्टेट का या स्पेसिफिकली एमपी की बात हो रही है, तो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये एक स्टेट की टेंडेंसी हो चुकी है कि वो नज़रअंदाज कर दे इन्वायरमेंटल लॉज को, ठीक है। फिर लिखा है द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज़ इग्नोर्ड क्रिटिकल कमेंट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ एम्पावर्ड कमिटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड बाईपास्ड ड्यू प्रोसेस। द लॉ हैज़ स्ट्रिक्ट टर्म्स फॉर अलाउइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। द Dodhan Dam will be created inside the Panna Tiger Reserve, but there is little evidence of such scrutiny, ठीक है। इनका ये कहना है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट था
उन्होंने बाईपास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए रूल्स को बाईपास किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस बारे में लिखा है, इग्नोर किया जो एक्सपर्ट्स ने कमेंट्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट की बेंच के मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। फिर उन्होंने दोआधन डैम के बारे में बताया, ये कहा कि दोआधन डैम जो है वो कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में बनेगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम को ब्रेक कर सकती है और डीस्टेबलाइज करेगी। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, फ्रेजाइल मीन्स वीक, ठीक है। तो ये आपके इकोसिस्टम को डीस्टेबलाइज का मतलब तो आप समझ ही पाएंगे। स्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बैलेंस रखना, डीस्टेबलाइज का मतलब होता है अनबैलेंस कर देना, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिफ्यूज टू रिलैक्स द हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑफ बेसिन्स, क्लेमिंग दैट they are sensitive by virtue of being subsets of the international Ganga basin, that a river interlink will water fields and quench the thirst is irrefutable। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। मैं यहाँ ये कहा गया है, इन्होंने ये कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि रिवर जब इंटरलिंक होगी तो ये बात तय है कि प्यास, क्वेंचिंग द थर्स्ट का मतलब तो प्यास बुझाने को कहते हैं, क्वेंचिंग थर्स्ट, ठीक है। तो प्यास तो बुझेगी, ये बिल्कुल इररिफ्यूटेबल है। रिफ्यूटेबल का मतलब होता है जिस बात को काटा जा सके, नकारा जा सके। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है जो सत्य है, जो फैक्ट है, जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है, नॉन ब्रेकेबल। अनडिनाइबल भी कहा जा सकता है, अनडिनाइंग फैक्ट, ठीक है। बट फॉर हाउ लॉन्ग वेरियस स्टडीज हैव असर्टेड दैट द कैन एंड बेतवा बेसिन सफर। हाँ, तो इन्होंने ये यहाँ पे बताया है कि भाई बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जो ये कहना चाहती हैं कि रिवर, जो दोनों रिवर्स हैं बेतवा और आपकी कैन, दोनों ही एक्सट्रीम्स पे चलती हैं। कई बार उन पे फ्लड्स आते हैं, कई बार ड्रॉट्स आते हैं, और कई बार दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो ये तो कब तक ऐसा चल सकेगा, एक प्रॉपर फ्लो नहीं बना रहेगा ना। दोनों भले ही दोनों को आप लिंक कर दो, लेकिन कभी फ्लड आएगा तब ठीक है, जब फ्लड नहीं आएगा तो सूखा पड़ जाएगा। तो हम हमेशा के लिए इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है। उसको कोई और सही तरीका ढूंढना था। फिर लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए ध्यान, that subcontinent's rainfall and sedimentation patterns stand to be altered, and that the Betwa basin can be replenished more affordably by maintaining environmental flows and bolstering the natural storage, ठीक है। तो environmental flows को मेंटेन करने से और नेचुरल स्टोरेज को बोल्स्टर करने का मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग इनफ, टू स्ट्रेंथन इनफ समथिंग, किसी चीज़ को और मजबूत करना, स्ट्रेंथन करने से काम बनेगा। द गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल क्लेम इज दैट कैन एंड बेतवा बेसिन्स आर रिस्पेक्टिवली वाटर सरप्लस एंड वाटर डेफिशिएंट। दिस इज डिसइंजेन्यूस, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिसइंजेन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता हो लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो, लाइक अ ब्लाइंड स्पॉट। देयर इज सम ट्रूथ विच इज़ ऑलरेडी नोन, बट इग्नोर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिसइंजीनियस, ठीक है। Disingenuous. The Betwa basin is water deficient strictly because it hosts several lakh hectares of irrigated cropland. Should the demand in Ken basin increase, both areas will suffer। भाई दोनों की तरफ की डिमांड बढ़ जाएगी, दोनों एरिया सफ़र कर जाएंगे, आपके कैन बेसिन वाले भी और आपके बेतवा बेसिन वाले भी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ड्रॉट आता रहता है, किसमें, बेतवा में, ठीक है। Experts have instead suggested that the project is ploy to pacify। अब ये कह रहे हैं, एडिटर कह रहे हैं कि दिस इज़ प्लॉय टू पैसिफाई द इलेक्टोरेट इन बुंदेलखंड। प्लॉय का मतलब होता है व्हाट वी से, अ टॉय, यू कैन से प्लॉय, या एक साजिश कह सकते हो आप, ठीक है, या एक स्टेप कह सकते हो। पैसिफाई का मतलब होता है आवाज़ उठाना। पैसिफाई इज टू इंक्रीज, टू इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस।
ठीक है। तो दिस इज़ अप्लॉयड टू इन्फ्लुएंस दी इलेक्ट्रेट इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की जो आवाम है या जो जनता है उनको पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना, पॉलिटिकली अपनी तरफ करना, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया अप्लॉय टू पैसिफाई, वो इसके लिए यूज़ किया, ठीक है। एज इट्स अप्रूवल द मंथ्स अहेड ऑफ स्टेट पॉल्स इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो सजेस्टेड एंड टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई टू रिजर्वेयर्स इन द लोअर बेतवा टैंक थैंक्स टू अपस्ट्रीम ब्लॉकेज द प्रोजेक्ट सीम्स more the product of political expediency and self image of the। अब expediency का मतलब होता है that which is of use of a political move, ठीक है। expediency का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ करना which is profitable, a profitable political move। ये है वर्ड यहाँ एक्सपीडियंसी का, ठीक है। तो करंट सेल्फ इमेज को इकोलॉजिकल सेंस में और स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल यही बताना चाह रहा है कि जो केन और बेतवा रिवर का प्रोजेक्ट है इट इज़ मोर पॉलिटिकली ओरिएंटेड रेदर देन पब्लिक सर्विस। बस यही इसका पूरे का एक लाइन में सार है तीसरे वाले आर्टिकल का। चौथे और आखिरी आर्टिकल पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल बात करता है कजाकिस्तान के रेयर अर्थ पोटेंशियल्स के ऊपर, ठीक है। अब चाइना से हम लोग काफ़ी, देखो वैसे तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए हैं पूरे आर्टिकल में, आओ एक एक को सबसे डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट जो यहाँ पे दिया है, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। इंडिया के पास जो खनिज पदार्थ हैं उसमें 5th लार्जेस्ट होल्डर है इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये वर्ड ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा है। इंडिया द 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इज पाइविटिंग या पिविटिंग कहते हैं, सॉरी। इंडिया द 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इज पिविटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड फेसेस ग्रोइंग नीड ऑफ रेयर अर्थ्स। पिविटिंग का मतलब होता है शिफ्ट करना, टू शिफ्ट समथिंग, टू चेंज समथिंग, शिफ्ट करने को कहते हैं पिविटिंग, ठीक है। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है और धीरे धीरे इनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के, ठीक है। और ऑलरेडी इंडिया 5th लार्जेस्ट होल्डर तो है ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स का लेकर के। अभी तक इंडिया का जो रिलायंस है यानी कि डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, चाइना के ऊपर है। स्पेसिफिकली चाइना के ऊपर इंडिया हैवीली रिलाई करता है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के, ठीक है। और अभी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आने वाला है क्योंकि भाई चाइना की जो डोमिनेंस है वो सबसे ज़्यादा है और अभी इसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि भाई अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ की भी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये सप्लाई चेन कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। एक कंट्री पे आप इतने हैवीली आप उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं रख सकते और चाइना की तो ऑलरेडी मोनोपोली इस मार्केट में लिखा हुआ है। चाइना अकाउंट्स फॉर ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ्स पोजीशन। बाप रे, इंडिया अगर 5th है तो चाइना के पास 1/3 हिस्सा है पूरे ग्लोबल अर्थ के रेयर अर्थ के पोजीशंस का, ठीक है। तो चाइना के ऊपर इतना हैविली रिलाई करना इंडिया के लिए सही नहीं है, यही इस आर्टिकल में बताया गया। इंडियाज ओवर रिलायंस ऑन चाइना एंड पॉसिबल ग्लोबल शिफ्ट्स ऑफ यूसीजी में चेंज अंडरस्कोर द नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। इंडिया को डाइवर्स करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी ये बात लिखी है, इंडियाज ओवर रिलायंस ओवर चाइना एंड पॉसिबल ग्लोबल शिफ्ट्स यूएस रिजीम चेंज अंडरस्कोर द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब यूएस के गवर्नमेंट और पॉलिटिकल चेंजेस के बाद इंडिया का जो ओवर रिलायंस है चाइना के ऊपर, इसको डाइवर्सिफाई करने का यानी कि शिफ्ट करने का या बांट देना कहते हैं ना, एक चीज़ को 3 लोगों से लेना। पहले एक से ले रहे थे तो अब 3 लोगों से लेंगे। दैट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इंडियाज रेयर अर्थ डिमांड लेवरेजेस इट्स पोजीशन टू डिक्टेट द सप्लाई चेन टर्म्स। भाई इंडिया, लेवरेज का मतलब होता है कोई चीज़ को स्ट्रेंथली करवाना, कोई चीज़ को पावर देना, ठीक है। तो इंडिया की इतनी अच्छी खासी डिमांड है चाइना के साथ कि इंडिया एक अच्छा खासा स्टेक रखता है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेक। दैट्स व्हाट द मीन ऑफ लेवरेजिंग इज़। तो इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेक है तो इंडिया डिक्टेट कर सकता है सप्लाई चेन टर्म्स को चाइना के साथ, ठीक है।
और फिर रिसेंटली चाइना ने हॉल्ट करी कुछ सप्लाई ऑफ एंटी मनी एंड क्रूशियल फ्लेम रिटार्डेंट सोलर सेल बैटरीज एंड मिलिट्री गियरिंग के लिए चाइना ने कुछ चीज़ों की अभी सप्लाई के ऊपर थोड़ा सा हॉल्ट लगाया, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए हैं। ये तो चाइना ने कुछ चीज़ों के पे हॉल्ट लगाया है, इस वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गई। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। फिर आगे आइए इधर देखिए, अब ये बताया गया यहाँ ये वाले हिस्से में ये बताया गया कि कज़ाकिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वाई इज़ कज़ाकिस्तान इम्पोर्टेंट? तो अस्ताना इज़ द कैपिटल, यू ऑलरेडी नो अस्ताना इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया था इस वजह से। क्वेश्चन आ सकता है, कई बार वन लाइनर्स आ जाते हैं कुछ बैंकिंग और एसएससी एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कज़ाकिस्तान होल्ड्स 15 ऑफ द 17 नोन रेयर अर्थ एलिमेंट्स विथ एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़। इनके पास एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और इनके पास 15 हैं 17 वैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, और ये चाइना के डोमिनेंस के ऊपर, चाइना का जो रेयर अर्थ में डोमिनेंस है उसको अच्छा खासा इम्पैक्ट कर सकती है। दिस कुड गिव अ डेंट ऑन चाइनाज डोमिनेंस इन दिस सेक्टर। Astana already has extraction agreements with Japan and Germany, while US, South Korea and European Union have recently joined exploration and production deals to tap its rare earth reserves. फिर Kazakhstan's extraction of rare earth elements like डिस्पोर्सियम कहते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होने वाला एक रेयर अर्थ में मिनरल है। ये न्यूट्रॉन की एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके न्यूट्रॉन एलिमेंट्स बहुत इजीली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है, ये एक तरह का रेयर अर्थ एलिमेंट है। फिर कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम दिया है भाई कैसिम जोमार्ट तोकायेव। रिसेंटली हाईलाइटेड द रेयर अर्थ एज द न्यू ऑयल फॉर कज़ाकिस्तान। ये कह रहे हैं कि भाई इनके प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि जो रेयर अर्थ है वो नया तेल किसके लिए है, कज़ाकिस्तान के लिए। द कंट्री होस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स 3 साइकिल बेरिलियम स्कैंडियम फैक्ट्रीज। बेरिलियम भी एक रेयर अर्थ में एलिमेंट है और स्कैंडियम भी एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जो टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, इस इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यही बस। अस्ताना इज़ एक्सपैंडिंग द रोल इन रेयर अर्थ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोडक्शन विद द इन्वेस्टमेंट इन टंगस्टन बैटरी मटेरियल्स एंड मैग्नेट्स। Its vast mining potential in rare earth can complement India's effort in this sector. ठीक है, तो ये इंडिया की डिमांड्स को अच्छी तरीके से मीट कर सकती है कज़ाकिस्तान की इकोनॉमी। ठीक है, और कज़ाकिस्तान के पास मेटलर्जिकल प्लांट्स भी हैं, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलेरियम, बिस्मुथ, इस तरह के सब्सटेंसेस के लिए। फिर वे फॉरवर्ड, India's COP29 pledge to achieve 500 gigawatt of renewable energy by 2030 highlights the importance of rare earth elements like dysprosium in advancing the clean energy technologies. India lacks capacity across the rare earth supply chain but plans a 400% increase in mining output over the next decade. इंडिया के पास जो इंडिया के एस्पिरेशंस हैं 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का, उस चीज़ को सप्लीमेंट करने के लिए कज़ाकिस्तान की इकोनॉमी का भरपूर प्रयोग किया जा सकता है। इंडिया कज़ाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है वो एनहांस कर सकता है इंडिया की रिसोर्स सिक्योरिटी को। ठीक है, और इंडिया की डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर है उसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और ये क्लोज़र प्रॉक्सिमिटी का एक कंट्री है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आसपास, बाजू का कंट्री। ठीक है, क्लोज बाय। कज़ाकिस्तान कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, सेंट्रल एशिया में ही है, चाइना के ऊपर की तरफ कोई आता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक कंट्री है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ठीक है, और फिर हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स के थ्रू इनके साथ कनेक्टेड भी हैं, जैसे कि आपका NSTC, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, इस प्रोडक्ट के थ्रू हम कनेक्टेड भी हैं ना सेंट्रल एशिया से।
तो ये वाली बात है। फिर उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सेकेंड सेंट्रल एशिया समिट इन अस्ताना में बूस्ट कराना चाहते हैं इंडिया और कज़ाकिस्तान की पार्टनरशिप को, जो कम्बैट करेगी इन सारे मुद्दों को। ठीक है, तो ऐसा अजीत डोवाल कह भी चुके हैं सेंट्रल एशिया के समिट में कि भाई इंडिया और कज़ाकिस्तान के आपस में जो रिश्ते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं, उनको बूस्ट कराया जाएगा। ठीक है, ताकि ये सारे चैलेंजेस को हम लोग अच्छे से डील कर सकें। तो ये 4 आपके आज के आर्टिकल्स रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स और की पॉइंट्स सारे इसमें हमने नोट कर लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फील लाइक कि दिस वाज वेरी हेल्पफुल तो प्लीज़ डू कमेंट, और कोई भी आपको चेंजेस चाहिए हो या कोई भी आपको सजेशन देना हो, यू कैन कमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।